नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडू प्लॉट डार्क हॉर्स पे। एनसीईआरटी प्राचीन भारतीय इतिहास के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः उपस्थित हैं हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें, इनका जवाब दें और कमेंट में यह भी बताएं कि कितने सही प्रश्नों का आपने जवाब दिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ए पुरालेख, ग्रंथ या मुद्रा, बी चित्र, मुहरे, सिक्के, सी सिक्के, पुरालेख, वास्तुकला या डी सभी। इसका सही जवाब है डी सभी। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोत जैसे कि पुरालेख, ग्रंथ, सिक्के और वास्तुकला आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, पौराणिक कथाएं और महाकाव्य किस प्रकार के स्रोत हैं? ए पुरातात्विक स्रोत, बी साहित्यिक स्रोत, सी मुद्रा स्रोत, डी अभिलेखीय स्रोत। इसका सही जवाब है बी साहित्यिक स्रोत। पौराणिक कथाएं जैसे कि पुराण और महाकाव्य जैसे कि महाभारत और रामायण भारतीय इतिहास के स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं जो हमें प्राचीन समाज, धर्म और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसने राजतरंगिणी लिखी थी जो कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत है? ए मेगास्थनीज, बी कालिदास, सी वानभट्ट, डी कल्हन। इसका सही जवाब है डी कल्हन। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं और उनके शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 4, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? ए लोथल, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, बी पाटलिपुत्रा, प्रयागराज या वाराणसी, सी अजंता, एलोरा या खजुराहो या डी सभी। इसका सही जवाब है ए लोथल, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। प्रश्न संख्या 5, किस ग्रंथ में मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? ए अर्थशास्त्र, बी रामायण, सी ऋग्वेद या डी महाभारत। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ये ग्रंथ मौर्यकालीन समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 6, गुप्तकालीन सिक्कों पर प्रमुखता से किस देवता की आकृति मिलती है? ए विष्णु, बी शिव, सी लक्ष्मी, डी सूर्य। इसका सही जवाब है डी सूर्य। गुप्तकालीन सिक्कों पर सूर्य देवता का आकृति मिलता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि गुप्त शासक सूर्य के उपासक थे। अशोक के शिलालेख किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? ए साहित्यिक स्रोत, बी पुरालेखीय स्रोत, सी पुरातात्विक स्रोत, डी मुद्रा स्रोत। इसका सही जवाब है बी पुरालेखीय स्रोत। अशोक के शिलालेख पुरालेखीय स्रोत हैं जो सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे और इनमें धर्म का प्रचार और शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। प्रश्न संख्या 8, अजंता की गुफाएं किस काल की चित्रकला का उदाहरण है? ए मौर्यकाल, बी गुप्तकाल, सी मध्यकाल या डी आधुनिक काल। इसका सही जवाब है बी गुप्तकाल। प्रश्न संख्या 9, ताबकात-ए नासिरी किसने लिखी थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलबरूनी, सी मिन्हाज ए सिराज, डी इब्न बतूता। इसका सही जवाब है मिन्हाज ए सिराज। ताबकात-ए नासिरी मिन्हाज ए सिराज द्वारा लिखी गई थी जिससे दिल्ली सल्तनत का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 10, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में सिक्के किस प्रकार सहायक होते हैं? राजनीतिक इतिहास को समझने में, बी आर्थिक स्थिति को समझने में, सी कला और धर्म की जानकारी देने में या डी सभी। तो इसका सही जवाब है डी सभी। सिक्के किसी भी समाज के बारे में उसके राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारियों का स्रोत है। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले प्रमुख अभिलेखीय स्रोत कौन से हैं? ए वेद, बी पुराण, सी सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्थल या डी रामायण। इसका सही जवाब है सी सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्थल।
हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख अभिलेखीय स्रोत सिंधु घाटी के पुरातात्विक स्थल हैं। ये स्थल जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा हमें उस समय की सभ्यता, कला और विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 12, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी फारसी, डी तमिल। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसका सही जवाब होगा बी ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 13, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? ए साहित्यिक स्रोत, बी पुरालेखीय स्रोत, सी मुद्रा स्रोत या डी पुरातात्विक स्रोत। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक प्रकार का साहित्य है, इसलिए यह एक साहित्यिक स्रोत है। अर्थशास्त्र एक साहित्यिक स्रोत है जो प्राचीन भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसे चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखा था। प्रश्न संख्या 14, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक किसका संग्रह है? ए बौद्ध धर्म ग्रंथों का, बी जैन धर्म ग्रंथों का, सी वेदों का, डी पुराणों का। इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म ग्रंथों का। त्रिपिटक में कुल 3 ग्रंथों का संग्रह है, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, नैतिकता और अनुष्ठानों से संबंधित जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 15, किस ग्रंथ में चोल राजाओं के शिलालेखों का संग्रह मिलता है? ए महाभारत, बी रामायण, सी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर या डी चोल शिलालेख संग्रह। इसका सही जवाब है चोल शिलालेख संग्रह। चोल शिलालेख संग्रह में चोल राजाओं के शिलालेखों का संग्रह है। ये शिलालेख उनके शासनकाल, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस प्राचीन ग्रंथ में मौर्य काल के प्रशासन तंत्र का विस्तृत वर्णन मिलता है? ए मेगास्थनीज की इंडिका में, बी कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम में, सी वेद में, डी रामायण में। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज की इंडिका में। यदि यहाँ ऑप्शन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता तो इसका सही जवाब इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों हो जाता। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य काल के प्रशासनिक तंत्र, समाज और संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह ग्रंथ मेगास्थनीज के भारत प्रवास के अनुभवों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 17, प्रशस्ति किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत को कहते हैं? ए धार्मिक ग्रंथ, बी विजय का वर्णन करने वाला लेख, सी शासनकाल के रिकॉर्ड या डी साहित्यिक स्रोत। तो प्रशस्ति जो है ये विजय का वर्णन करने वाला लेख है। इसमें राजाओं की विजय, उनके महान कार्य और दान का वर्णन होता है। ये लेख शिलालेखों के रूप में स्तंभों, दीवारों और ताम्रपत्र पर लिखे गए होते थे। दास्ताने आमिर हमजा किस काल की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है? ए गुप्तकाल, बी मौर्यकाल, सी मुगल काल, डी मौर्यकाल। तो दास्ताने आमिर हमजा ये मुगल काल की साहित्यिक कृति है जो अमीर हमजा के वीरता और साहस की कहानियों से वर्णित है। इसे विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में लोकप्रियता मिली थी। अल-बरूनी ने किस भारतीय ग्रंथ का अध्ययन किया था? ए अर्थशास्त्र, बी महाभारत, सी वेद या डी पतंजलि का योग सूत्र। तो अल-बरूनी ने वेद का अध्ययन किया था। अल-बरूनी ने भारत की यात्रा के दौरान वेदों का अध्ययन किया और भारतीय समाज, धर्म और विज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में इस अध्ययन का विवरण मिलता है। प्रश्न संख्या 20, किस विद्वान ने हर्षचरित्र की रचना की थी? ए चाणक्य, बी वानभट्ट, सी कालिदास या डी कंबन। इसका सही जवाब है बी वानभट्ट। वानभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की। यह एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है जो राजा हर्षवर्धन के जीवन और उनके शासनकाल का वर्णन करता है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, संगम साहित्य किस प्राचीन राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ए मौर्य, बी पल्लव, सी चोल या डी पांड्य। तो संगम साहित्य में पांड्य राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के पांड्य, चोल और चेर साम्राज्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया था। इसमें प्राचीन तमिल सभ्यता, समाज और संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है।
प्रश्न संख्या 22, किस ग्रंथ के शिलालेख हमें सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं? किस प्रकार के शिलालेख? ए राजस्व शिलालेख, बी दान संबंधी शिलालेख, सी विजय शिलालेख, डी युद्ध शिलालेख। इसका सही जवाब है दान संबंधी शिलालेख। दान संबंधी शिलालेख उस शिलालेख को कहते हैं जो मंदिरों या धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि, धन या उन वस्तुओं के दान का विवरण देता है। ये शिलालेख हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 23, तैमूरनामा किसके शासनकाल की जानकारी देती है? ए बाबर, बी तैमूर, सी औरंगजेब, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है तैमूर। तैमूरनामा तैमूर के शासनकाल और उसकी विजयों का वर्णन करने वाला एक प्रमुख ऐतिहासिक कृति है। यह हमें तैमूर की भारत पर आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के साथ उसके संघर्षों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24, चोल शासक राजा राज प्रथम के शासनकाल की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? ए मेगस्थनीज की इंडिका से, बी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से, सी तंजावुर शिलालेख से, डी अशोक के अभिलेख से। तो इसका सही जवाब है सी तंजावुर शिलालेख से। तंजावुर शिलालेख चोल शासक राजराजा प्रथम के शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। इन शिलालेखों में उनके शासनकाल के दौरान किए गए दान और उनकी प्रशासनिक नीतियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 25, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का प्रमुख इतिहासकार कौन था? ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी मिन्हाज ए सिराज, डी अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रमुख इतिहासकार थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की कई घटनाओं का वर्णन करते हैं जिससे हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 26, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे अधिक करते थे? ए सोना, बी लोहा, सी तांबा, डी चांदी। तो इसका सही जवाब है तांबा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। इसके अलावा वे कांस्य, जिसे तांबा और टीन को मिलाकर के बनाया जाता था, इसका भी वे उपयोग करते थे, जो उनकी उन्नत धातु कर्म तकनीक को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 27, किस मुगल शासक के समय में अब्दुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही जवाब है अकबर। प्रश्न संख्या 28, किस राजवंश के शासकों ने राजतरंगिणी को अपना ऐतिहासिक ग्रंथ माना है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी कश्मीर के कारकोटा वंश, डी पल्लव वंश। तो इसका सही जवाब है कश्मीर के कारकोटा वंश के द्वारा इसे अपना ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। यह ग्रंथ कश्मीर के प्राचीन इतिहास, वहाँ के राजाओं और उनके विजय और शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 29, कौन सा ग्रंथ भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापार और वाणिज्य को की जानकारी देता है? ए तुजुक बाबरी, बी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, गजेटियर ऑफ इंडिया, या डी पुस्तक नौसीर। इसका सही जवाब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और बड़े अचरज की बात है कि इस ग्रंथ के लेखक के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीक व्यापारी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक गतिविधियों, समुद्री मार्गों और प्रमुख बंदरगाहों की जानकारी प्रदान करता है। 29 नंबर सवाल, कौन सा ग्रंथ भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापार और वाणिज्य की जानकारी देता है? तो इसका सही जवाब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, ये एक ग्रीक व्यापारी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसके बारे में हमें अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। ये अज्ञात लेखक है जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक गतिविधियां, समुद्री मार्गों और प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने चीनी यात्री हेन स्वांग का स्वागत किया था और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान किया? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है बी हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेन स्वांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन ने उनका स्वागत किया और उनके साथ धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान किया। हेन स्वांग की यात्रा से हमें हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। प्रश्न संख्या 31, प्रशस्ति किस प्रकार का शिलालेख है? तो ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये एक प्रकार का विजय और दान का वर्णन करने वाला शिलालेख है।
प्रश्न संख्या 32, अमरकोश किस विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है? राजनीति, धर्म, भाषा और शब्दावली या भूगोल? तो अमरकोश भाषा और शब्दावली से संबंधित एक ग्रंथ है। अमरकोश संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध शब्दकोश है। इसे अमर सिंह ने लिखा था और इसमें संस्कृत के विभिन्न शब्दों और उनके अर्थों का संग्रह है। यह ग्रंथ हमें प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 33, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के विजय का वर्णन है? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के विजय से संबंधित वर्णन यहाँ से प्राप्त होता है, जिसे उसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त की विजय और उपलब्धियों का वर्णन करती है। इसे हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यह शिलालेख गुप्त काल के इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न संख्या 34, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था? ए अलबरूनी, बी आमिर खुसरो, सी जियाउद्दीन बर्नी या डी अबुल फजल? इसका सही जवाब है सी जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई एक ऐतिहासिक कृति है जो दिल्ली सल्तनत की इतिहास का वर्णन करता है। इसमें बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासनकाल का विवरण प्राप्त है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी तमिल या डी उर्दू? तो रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में रचना किया गया था। यह ग्रंथ भगवान राम के यहाँ पर रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। गाथा सप्तशती किस भाषा में रचित है? संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या पाली? तो गाथा सप्तशती जो है ये प्राकृत भाषा में रचित एक काव्य संग्रह है जो 700 से अधिक गाथाओं यानी कविताओं का संग्रह है। यह प्राचीन भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन का चित्रण करता है और सातवाहन काल का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 37, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है? ए भौगोलिक, बी धार्मिक, सी साहित्यिक या डी व्यापारिक? तो ये एक व्यापारिक साहित्यिक स्रोत है जिसमें भारतीय महासागर और लाल सागर के तटीय क्षेत्रों के व्यापारिक मार्गों, वस्तुओं के विवरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 38, ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत माना जाता है? ए धार्मिक और साहित्यिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी वैज्ञानिक स्रोत, डी राजनीतिक स्रोत? तो ऋग्वेद धार्मिक और साहित्यिक स्रोत है। ऋग्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है। इसमें प्राचीन भारत का धार्मिक और साहित्यिक स्रोत माना जाता है। इसमें मंत्रों और स्तुतियों का संग्रह है जो उस समय की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। प्रश्न संख्या 39, तबाकत ए अकबरी किसके शासनकाल का विवरण प्रदान करती है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां? तो ये अकबर कालीन साहित्य है। हरिकेल किसे संदर्भित करता है? यह एक प्रसिद्ध भारतीय शासक है। यह एक प्राचीन भारतीय नगर है, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, एक प्राचीन सिक्के का प्रकार है। तो हरिकेल जो है ये एक प्राचीन भारतीय नगर है जो प्राचीन बंगाल के क्षेत्र में स्थित था, जिसे व्यापार और बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। यह नगर प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापारिक मार्गों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्रश्न संख्या 41, किस विदेशी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी और अपने यात्रा वृत्तांत में उस काल की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया? ए फाहियान, बी मेगस्थनीज, ए वेंसांग, बी फाहियान, सी मेगस्थनीज, डी इब्न बतूता? तो फाहियान के द्वारा गुप्त काल में भारत की यात्रा की गई थी। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों, विशेषकर बौद्ध धर्म के अभ्यास का विस्तृत वर्णन किया है। अजंता की गुफाएं किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं? ए साहित्यिक, बी पुरालेखीय, सी पुरातात्विक, डी मुद्रा स्रोत? तो अजंता की गुफाएं पुरातात्विक स्रोत हैं। अजंता की गुफाएं एक पुरातात्विक स्रोत है जो प्राचीन भारतीय कला, संस्कृति और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुफाओं में बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं जो गुप्त काल के दौरान विकसित हुए थे। प्रश्न संख्या 43, संगम साहित्य में किस प्रमुख भाषा का उपयोग किया गया है? ए संस्कृत, बी तमिल, सी पाली, डी हिंदी? तो संगम साहित्य में तमिल भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 44, किस प्राचीन ग्रंथ में सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है? ए अर्थशास्त्र, बी दीपवंश, सी रामायण, डी ऋग्वेद? तो अर्थशास्त्र में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ दीपवंश में भी अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तारीख़ फरिश्ता किसके द्वारा लिखी गई थी? ये फरिश्ता के द्वारा लिखा गया था। तारीख़ फरिश्ता एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मध्यकालीन भारत के विभिन्न राजवंशों के विवरण देता है। इसे मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखा था और इसमें दिल्ली सल्तनत, दक्षिण भारत के बहमनी और मराठा शासकों के इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 46, किस मुगल शासक के काल में अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी? तो अकबर के काल में, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 47, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? कलहन, ये भी वापस रिपीट क्वेश्चन हो गया। विष्णु पुराण किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है? साहित्यिक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या मुद्रा स्रोत? तो विष्णु पुराण साहित्यिक स्रोत माना जाता है।
प्रश्न संख्या 49, कौन से अभिलेखीय स्रोत से भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को समझने में मदद करते हैं? ए. अशोक के शिलालेख, बी. पंचमार्क सिक्के, सी. चोल शिलालेख, डी. गुप्त मुद्राएं। तो अशोककालीन जो शिलालेख हैं या अभिलेख हैं, ये सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें धम्म नीति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को शामिल किया गया है। ये शिलालेख भारतीय समाज के सामाजिक और धार्मिक पहलुओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के इस सीरीज का अंतिम सवाल, कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? ए. अर्थशास्त्र, बी. चरक संहिता, सी. कामसूत्र, डी. मनुस्मृति। तो चरक संहिता को प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह ग्रंथ विभिन्न रोगों के निदान, उपचार और औषधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। आशा है दोस्तों आपने इस सीरीज को पूरा देखा होगा, पूरा एंजॉय किया होगा, साथ ही आपने क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया होगा। तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। साथ ही अपने सुझाव भी ज़रूर वहाँ पोस्ट करें, ताकि मैं अपने इस छोटे से प्रयास को और अधिक सुदृढ़ तरीके से बेहतर बना पाऊँ। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।